NTLM शुरू करने वाले हैं। इससे शासन एवं नीति से संबंधित ज्ञान को भारत की प्रमुख भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। The New Space India Limited, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि अंतरिक्ष विभाग का एक सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठान है, PSLV CS51 को लॉन्च करेगा, जो अपने साथ ब्राजील का एमोजेनिया उपग्रह भी ले जाएगा और उसके साथ ही भारत के कुछ छोटे मोटे उपग्रह भी होंगे। गगनयान मिशन के क्रियाकलाप के अलावा भारत के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में जेनेरिक स्पेस फ्लाइट पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मानव रहित पहला लॉन्च दिसंबर 2021 में होने वाला है। Oceans are a storehouse. हमारे सागर जैविक और गैर जैविक संसाधनों के भंडार गृह हैं। इस व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक गहरा सागर मिशन शुरू करने वाले हैं, जिसके लिए अगले 5 वर्षों के लिए 4000 करोड़ रुपए के बजट पर भी व्यवस्था की गई है। इस मिशन में गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण के कार्यों को तथा गहरे समुद्र की जैव विविधता के संरक्षण की परियोजनाओं को शामिल किया गया है। अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय 6ठे स्तंभ पे आती हूँ, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं 6 स्तंभों में से आखिरी स्तंभ पर आती हूँ। यह हमारे प्रमुख सिद्धांतों में से एक सिद्धांत न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन में सुधारों के लिए योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा। हमने तीव्रतापूर्वक न्याय देने के लिए विगत 6 वर्षों में अधिकरणों के कामकाज में सुधार लाने के लिए कई प्रकार के कदम उठाए हैं। सुधार प्रक्रिया को जारी रखते हुए मैं अब अधिकरणों के कार्यकरण को तर्कसंगत बनाने के लिए और उपाय करने का प्रस्ताव करती हूँ। हमने 56 सहबद्ध स्वास्थ्य रक्षा वृत्तियों का पारदर्शी और कुशल विनियमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संसद में राष्ट्रीय सहबद्ध वृत्तिक आयोग विधेयक पेश किया है। इसके अतिरिक्त परिचर्या वृत्ति में पारदर्शिता, कुशलता और अभिशासन सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिचर्या और धात्री विद्या आयोग विधेयक पारित किए जाने हेतु पेश किया जाएगा। By the government for passing. To have ease of doing business for those जो लोग सरकार या केंद्रीय लोक उपक्रमों के साथ लेन देन करते हैं और संविदाएं निष्पादित करते हैं, उनकी व्यापारिक सुगमता के लिए मैं सुलह तंत्र स्थापित करने और संविदात्मक विवादों का शीघ्रता पूर्वक समाधान करने के लिए उसका उपयोग किया जाना अधिशेषित करने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे गैर सरकारी निवेशकों और संविदाकारों का भरोसा बढ़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आगामी जनगणना भारत के इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना होगी। इस अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मील का पत्थर साबित होने वाले कार्य के लिए मैंने वर्ष 2021-22 में 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, गोवा पुर्तगाली शासन से राज्य की मुक्ति का हीरक जयंती वर्ष मना रहा है। भारत सरकार की ओर से मैं गोवा सरकार को आयोजन के लिए 300 करोड़ रुपए का अनुदान देने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं चाय श्रमिकों, विशेषकर असम और पश्चिम बंगाल में महिलाओं और उनके बच्चों के कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करती हूँ। उसके लिए एक विशेष योजना बनाई जाएगी। Fiscal position. राजकोषीय स्थिति। Fiscal position. राजकोषीय स्थिति। In these last few paragraphs, मेरे भाषण के भाग के इन अंतिम कुछ एक अनुच्छेदों में मैं इस प्रतिष्ठित सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगी कि चालू वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव के परिणाम स्वरूप राजस्व का अंतर्वाह फीका रहा। यह समाज के आरक्षित वर्गों, विशेषकर निर्धन लोगों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अनिवार्य राहत मुहैया कराने के लिए
अत्यधिक व्यय किए जाने के साथ मिलकर घटित हुआ। कई अन्य देशों के उलट हमने महामारी के दौरान मंझोले आकार के पैकेजों की श्रृंखला का रास्ता चुना ताकि हम परिवर्तित होती स्थिति के अनुसार अपना रिस्पांस अंशशोधित और लक्षित कर सकें। जैसे ही स्वास्थ्य स्थिति स्थिर हुई और लॉकडाउन धीरे धीरे उठाया जाने लगा, हम सरकारी खर्च बढ़ाने में लग गए ताकि घरेलू मांग में प्राण डाली जा सके। इसके परिणाम स्वरूप 2020-21 के लिए 30.42 लाख करोड़ रुपए के कुल बजट अनुमान व्यय की तुलना में हमारा जो संशोधित अनुमान आकलन का 74.50 लाख करोड़ रुपए है। 30.42 लाख करोड़ रुपए से एक वर्ष के अंदर हम इसे 74.50 लाख करोड़ रुपए पर ले जा रहे हैं। हमने व्यय की गुणवत्ता बनाए रखी है। पूंजीगत व्यय के बजट अनुमान 2020-21 में 4.12 लाख करोड़ रुपए की तुलना में संशोधित अनुमान 2020-21 में 4.3 लाख करोड़ रुपए होने का आकलन किया गया है। संशोधित अनुमान 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के संशोधित अनुमान 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 9.5% पर निर्धारित किया गया है। हमने इसका सरकारी उधारियों, बहुपक्षीय उधारियों, 9.5% of GDP. We have funded this through government borrowings, multilateral borrowing, हमने small savings इसका funds, सरकारी उधारियों, बहुपक्षीय उधारियों, लघु बचत निधियों और अल्पावधि उधारियों के माध्यम से निधियन किया है। हमें और 80,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम इन 2 महीनों को बाजार से संपर्क करेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अर्थव्यवस्था को जरूरी ताकत मिल सके। 2021-22 में व्यय के लिए हमारा बजट अनुमान आकलन 74.83 लाख करोड़ रुपए है। 34.83 lakh crores. This includes 5.54 lakh crores. इसमें पूंजीगत व्यय के रूप में 5.54 लाख करोड़ रुपए शामिल है। इस तरह 2020-21 के बजट अनुमान आंकड़ों पर 34.5% की वृद्धि हुई है। बजट अनुमान 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% होने का अनुमान है। अगले वर्ष के लिए बाजार से सकल उधारी लगभग 12 लाख करोड़ रुपए होगी। हमारी योजना की हम राजकोषीय समेकन के अपने पथ पर चलना जारी रखें और राजकोषीय घाटा स्तर को कम करके 2025-26 तक इस अवधि के दौरान साधारण रूप से स्थिर ह्रास के साथ जीडीपी के 4.5% पर लाना चाहते हैं। हम पहले बेहतर अनुपालन के माध्यम से कर राजस्व में उछाल लाकर और दूसरे परिसंपत्तियों जिसमें लोक उद्यम और भूमि सम्मिलित है के मुद्रीकरण से प्राप्तियां बढ़ाकर समेकन हासिल करने की उम्मीद करते हैं। इस विधेयक के माध्यम से भारत की आकस्मिकता निधि 500 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए की जा रही है। In accordance with the views of the 15th Finance Commission, 15वें वित्त आयोग के अभिमत के अनुसार हम राज्यों के लिए निवल उधारी की सामान्य उच्चतम सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4% पर नियमित करने की अनुमति दे रहे हैं। इस उच्च सीमा का एक हिस्सा वृद्धि परक पूंजीगत व्यय पर खर्च करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। जीएसडीपी के 0.5% के बराबर की अतिरिक्त उधारी उच्च सीमा के शर्तों के अधीन दी जाएगी। राज्यों से अपेक्षा की जाएगी कि 2023-24 का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% तक लेके आए, जैसा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी। जुलाई 2019-20 बजट में मैंने अतिरिक्त बजटीय संसाधनों पर कथन 27 पेश किया था। उसमें सरकारी एजेंसियों की उन उधारियों का खुलासा किया गया था जो भारत सरकार की योजनाओं के वित्त पोषण की दिशा में जाती हैं। I enhanced the scope and coverage of that statement
by including the loans provided by government to the FCI, the Food Corporation of India. Taking a step further in this direction, अपने 2020-21 के बजट में मैंने सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को दिए गए ऋणों को शामिल करके कथन के स्कोप और कवरेज का विस्तार कर दिया था। इस दिशा में और कदम उठाते हुए संशोधित अनुमान 2020-21 में और बजट अनुमान 2021-22 में बजटीय प्रावधान करके खाद्य सब्सिडियों के लिए भारतीय खाद्य निगम को दिए जाने वाले NSF ऋण को बंद करने का प्रस्ताव करती हूँ। अतिरिक्त बजटीय संसाधन विवरण अनुबंध 6 पर दिए गए हैं। हम जानते हैं कि FRBM अधिनियम निर्देशित करता है कि GDP के 3% के बराबर राजकोषीय घाटा 31 मार्च 2020-21 तक हासिल किया जाए। इस वर्ष के अभूतपूर्व एवं प्रत्याशित परिस्थितियों को ये जरूरी बना दिया है कि FRBM अधिनियम की धारा 4, 5 और 7, 3, 6 के अंतर्गत विचलन कथन प्रस्तुत किया जाए, जिसे मैं FRBM दस्तावेज के भाग के रूप में सभा के पटल पर रख रही हूँ। सामान्य वर्ग, जिससे पहले मैंने उल्लेख किया है, के साथ केंद्रीय सरकार के राजकोषीय घाटे को उपार्जित करने के लिए मैं FRBM अधिनियम में संशोधन पेश करूंगी। अध्यक्ष महोदय, 9 दिसंबर 2020 को 15वें वित्त आयोग ने 2021 से 26 की समयावधि को कवर करते हुए अपनी अंतिम रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर दी है। सरकार ने आयोग की रिपोर्ट राज्यों का ऊर्ध्वमुखी हिस्सा 41% पर बरकरार रखे हुए व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ संसद में रख दी है। हम राजकोषीय संघवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को महत्व देते हैं और इसलिए इस सिफारिश का पालन किए जाने का प्रस्ताव करते हैं। 14वें वित्त आयोग में एक राज्य होने के नाते जम्मू एवं कश्मीर अंतरण का हकदार था। अब जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां केंद्र द्वारा प्रदान की जाएगी। आयोग की सिफारिश पर मैंने 2021-22 में 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 1,18,452 करोड़ रुपए मुहैया करा दिए, जबकि 2020-21 में मैंने इसके लिए 14 राज्यों को 74,340 करोड़ रुपए जारी किए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं भाग 6 पर आती हूँ। Honorable Speaker, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय दुनिया महामारी के चलते एक बहुत ही गंभीर चुनौती और परिणामी आघात से जूझ रही है। ऐसे कठिन समय में जब अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं पटरी पर आने के लिए संघर्ष कर रही हैं, हमारे लोगों और उद्योगों ने असाधारण समुत्थान शक्ति का प्रदर्शन किया है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, महामारी के बाद विश्व में नई व्यवस्था उभरती प्रतीत होती है, जिसमें एशिया प्रमुख हैसियत से काबिज होने वाला है और इसमें भारत की अग्रणी भूमिका रहेगी। इस परिदृश्य में हमारी कर प्रणाली को पारदर्शी, कुशल होना है और उसे देश में निवेश और रोजगार बढ़ावा देना है। साथ ही हमारे करदाताओं पर कम से कम बोझ डालना हो वो चाहिए। तिरुवल्लुवर के एक राजा या वो ऐसा होता है जो संपत्ति है उसका सृजन करता है और आम आदमी की भलाई के लिए उनके बीच में वितरित करता हो। ये तिरुकुरूल के शब्द हैं। हम आती हूँ प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव पर। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अपने करदाताओं और अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए प्रत्यक्ष कर प्रणाली में अनेक प्रकार के सुधार लेकर आई है। महामारी से पहले इसके साथ बिना किसी जुड़ाव के हमने अपने निगम कर की दर काफी कम कर दी थी, जिससे ये दुनिया में निगम की न्यूनतम दर वाले देशों में शामिल हो गया। लाभांश वितरण पर भी समाप्त कर दिया गया था।
छोटे करदाताओं पर कराधान का बोझ बढ़ती छूटों के चलते कम हुआ और वर्ष 2020 में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के साथ 6.48 करोड़ पहुंच गई। वर्ष 2014 में यह संख्या मात्र 3.31 करोड़ थी। प्रत्यक्ष कर प्रशासन में हमने पहले से फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील शुरू की। मेरा प्रयास है कि प्रशासन अब वाद विवाद और सरल संरचना बनाने और कर अनुपालन को सहज बनाने की ओर है। अब मैं वरिष्ठ नागरिकों के राहत पर मैं अपने प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव की शुरुआत अपने वरिष्ठ नागरिकों को प्रणाम करते हुए करती हूँ। अब हम देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में जब हम नए जोश और उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिक जो 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जिनको केवल पेंशन ही है और कर अनुपालन का बोझ कम करना चाहती हूँ। जिन वरिष्ठ नागरिकों के पास वेतन और ब्याज से होने वाली आय है, उनके लिए मैं उन्हें आयकर विवरणी दर्ज करने से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। भुगतानकर्ता बैंक उनकी आय पर आवश्यक कर की कटौती कर लेगा। इससे समय कम लगेगा। ये महत्वपूर्ण घोषणा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में एक आकलन है कर निर्धारण प्रक्रिया 6 वर्ष तक और गंभीर कर धोखाधड़ी के मामले में 10 वर्ष तक पुनः खोली जा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप करदाताओं को लंबे समय तक अनिश्चितता की बीच रहना पड़ता है। इसलिए मैं कर निर्धारण प्रक्रिया को पुनः खोलने की समय सीमा को मौजूदा 6 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ। In serious tax evasion cases too, कर अपवंचन के गंभीर मामलों में भी केवल जहां 1 वर्ष में 50 लाख रुपए या उससे अधिक की आय को छिपाने का साक्ष्य है, कर निर्धारण को 10 वर्ष तक पुनः खोला जा सकता है। 50 lakh or more in a year can the assessment be reopened up to 10 years. Even this reopening can इस तरह पुनः खोले जाने का कार्य भी आयकर विभाग के उच्चतम स्तर के अधिकारी प्रधान मुख्य आयुक्त के अनुमोदन के बाद ही पुनः खोला जा सकता है। Setting up the dispute resolution committee. विवाद समाधान समिति की स्थापना। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इस प्रकार सरकार का संकल्प रहा है कि मुकदमेबाजी को कम किया जाए, जिसने वर्तमान कराधान प्रणाली को बिगाड़ दिया। सरकार करदाताओं को लंबे समय से लंबित पड़े उनके विवादों को निपटाने का अवसर प्रदान करने और समय और संसाधनों पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ से उन्हें राहत दिलाने के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास स्कीम लेकर आई थी। इस स्कीम को